एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से यानी एक पैराडॉक्स से आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल। जब भी हम नागरिकता या संविधान की बात करते हैं ना, तो पूरी बहस अधिकारों पर यानी फंडामेंटल राइट्स के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाती है। हाँ बिल्कुल। अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, समानता का अधिकार हो या जीवन का अधिकार हो, ये सब ऐसे शब्द हैं जो अखबारों से लेकर सोशल मीडिया की बहसों तक छाए रहते हैं। सही कहा। लेकिन किसी भी डेमोक्रेटिक समाज का एक दूसरा पहलू भी होता है जिस पर उतनी चर्चा नहीं होती, और वो हैं हमारी ड्यूटीज यानी हमारे मौलिक कर्तव्य। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे हिस्से को डिकोड करेंगे। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A और आर्टिकल 51A का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र है। एग्जैक्टली। और जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए मैं ये क्लियर कर दूं कि आज का मकसद किसी एग्जाम का सिलेबस कवर करना नहीं है, बल्कि उस लीगल और फिलोसॉफिकल ढांचे को समझना है जो एक जिम्मेदार समाज का निर्माण करता है। और ये अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी भी है। अक्सर जब ड्यूटीज़ की बात आती है ना, तो लोग उसे एक मॉरल उपदेश या स्कूल की सिविक्स बुक का चैप्टर मान लेते हैं। वही तो। पर अगर हम इन 11 कर्तव्यों की परतों को हटाएं तो पता चलता है कि ये सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं है, ये नेशन बिल्डिंग के बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं। देखिए, राइट्स की मांग करना एक मैच्योर डेमोक्रेसी की निशानी है। लेकिन ड्यूटीज के बिना वो राइट्स एक ऐसे समाज को जन्म दे सकते हैं जहां हर कोई सिर्फ लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। सही बात है। और यही बात हमें इसके इतिहास की तरफ ले जाती है। हमारे सामने जो हिस्टोरिकल नोट्स हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा फैक्ट छुपा है। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, तो उसमें इन फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र ही नहीं था। हाँ, शुरुआत में ही नहीं थे। इन्हें तो संविधान लागू होने के 26 साल बाद यानी 1976 में जोड़ा गया था। अब देखिए, 1976 का साल इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई आम साल नहीं था। ये इमरजेंसी यानी आपातकाल का दौर था। बिल्कुल, एक ऐसा वक्त जब नागरिकों के कई फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। तो अचानक से उन कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के पीछे की पॉलिटिक्स और सोच क्या थी उस वक्त? ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। देखिए, 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इन ड्यूटीज को जोड़ा गया था, और इसके पीछे सरदार स्वरण सिंह कमेटी की सिफारिश थी। अच्छा। उस वक्त की सरकार का ये तर्क था कि नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में सोच रहे हैं और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भूल गए हैं। तो राइट्स और ड्यूटीज के बीच एक बैलेंस बनाने के तर्क के साथ इस कमेटी का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ एक पेच भी है। जो सोर्सेज हम देख रहे हैं उनके मुताबिक स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ ड्यूटीज की लिस्ट नहीं दी थी। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर कोई नागरिक इन ड्यूटीज को फॉलो नहीं करता है तो संसद को सजा या फाइन तय करने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, ये उनकी सिफारिश थी। वही ना। और उन्होंने टैक्स चुकाने को भी एक मौलिक कर्तव्य बनाने की बात कही थी। पर दिलचस्प बात यह है कि जब 42nd अमेंडमेंट पास हुआ तो सजा वाले प्रोविजंस और टैक्स वाली बात को पूरी तरह से हटा दिया गया। और यही इस पूरे ढांचे का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। सरकार ने शायद ये समझा कि एक डेमोक्रेटिक देश में ड्यूटीज को डंडे के जोर पर लागू करना ठीक नहीं होगा, इसलिए पेनल्टी हटा दी। सही है। और अगर हम इस आइडिया के सोर्स की बात करें तो ये कहां से आया? अगर हम प्रेरणा की बात करें तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने उस वक्त के सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डीपली स्टडी किया था। उस दौर के जो सोशलिस्ट देश थे वहां राइट्स और ड्यूटीज को एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता था। जबकि जो डेमोक्रेटिक देश थे जैसे अमेरिका या फ्रांस, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में उस वक्त ड्यूटीज का कोई अलग चैप्टर नहीं होता था। एग्जैक्टली। तो भारत ने एक अलग रास्ता चुना। हमने सोवियत मॉडल से इंस्पायर होकर पर उसे अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से ढालकर इन ड्यूटीज को अपनाया। तो इस तरह 42nd अमेंडमेंट के जरिए शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को आर्टिकल 51A के तहत जगह मिली। 11वीं ड्यूटी बाद में आई जिस पर हम आगे डिटेल में आएंगे। अब थोड़ा हिस्ट्री से बाहर निकलते हैं और इन ड्यूटीज के प्रैक्टिकल साइड को देखते हैं। हाँ, चलिए इन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम इन 11 ड्यूटीज को कुछ ब्रॉड थीम्स में बांट लें तो समझना आसान हो जाएगा। जरूर। तो जो सबसे पहला हिस्सा है उसको हम देश और सम्मान का नाम दे सकते हैं। इसमें पहली 4 ड्यूटीज आती हैं। पहली ड्यूटी कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना और उसके इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग यानी तिरंगा और नेशनल एंथम का सम्मान करना।
इस पहली ड्यूटी को अगर हम सिर्फ एक लीगल एंगल से देखें तो ये कोई होकी अपील नहीं है। इंस्टीट्यूशंस का सम्मान का सीधा सा मतलब है कि हमारी जुडिशरी, पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन जैसी जो संस्थाएं हैं उनकी गरिमा बनाए रखना। जब इन संस्थाओं के प्रोसेसेस का सम्मान होता है तभी एक देश का फ्रेमवर्क खड़ा रहता है। और नेशनल फ्लैग और एंथेम तो वैसे भी देश की सॉवरेनिटी के प्रतीक हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़कर दूसरी और तीसरी ड्यूटी आती है। दूसरी ड्यूटी है फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को याद रखना और उन्हें फॉलो करना। और तीसरी ड्यूटी है इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। इनमें जो दूसरी ड्यूटी है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स, ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि हमारी आज़ादी की लड़ाई किसी एक आइडियोलॉजी पर नहीं चल रही थी। उसमें अहिंसा भी थी और रेवोल्यूशनरी सोच भी थी। तो आज के वक्त में इन आइडियल्स को फॉलो करने का प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब उन कोर वैल्यूज को जिंदा रखना है जिन पर आज़ाद भारत की नींव रखी गई थी, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और जस्टिस। जब भी समाज में तोड़ने वाली ताकतें आती हैं तो ये ड्यूटी याद दिलाती है कि देश बहुत सी अलग अलग आवाज़ों से मिलकर बना है। हाँ, और तीसरी ड्यूटी जो यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करती है वो इसलिए है कि हम कोई ऐसा काम या भाषण ना दें जो देश को बांट दे। और जो चौथी ड्यूटी है वो इस सब को एक लेवल और ऊपर ले जाती है, देश को डिफेंड करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आना। सही कहा। और ये सिर्फ बॉर्डर पर लड़ने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए या जैसे पिछले सालों में पैंडेमिक आया था, तब जब आम लोग एक दूसरे की मदद के लिए सड़कों पर उतरे थे तो वो टेक्निकली आर्टिकल 51A के तहत अपनी इस चौथी ड्यूटी का ही पालन कर रहे थे। वही तो। अब अगर हम अपनी चर्चा के दूसरे थीम पर आएं, जो समाज और समानता के बारे में है, तो यहाँ पांचवी और छठी ड्यूटी आती है। पांचवी ड्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि समाज में भाईचारा यानी हार्मनी प्रमोट करना। और इसमें एक कंडीशन भी जुड़ी हुई है। ये हार्मोनी धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इंडिया जैसे डाइवर्स देश में ये ड्यूटी एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और ज़रूरत भी। जब भी रीजनलिज्म बढ़ता है कि ये स्टेट हमारा है, बाहरी लोगों को निकालो, तो वो इस फंडामेंटल ड्यूटी का सीधा वायलेशन होता है। सही बात है। और इसी पांचवी ड्यूटी का एक और बहुत पावरफुल हिस्सा है जो स्पेसिफिकली महिलाओं से जुड़ा है। इसमें लिखा है कि विमेन की डिग्निटी के खिलाफ जो भी प्रथाएं हैं उनका त्याग करना। ये पॉइंट इसलिए इतना खास है क्योंकि ये हमारी पेट्रियार्कल सोच पर सीधा वार करता है। ये सिर्फ औरतों के साथ ठीक से बात करने की ड्यूटी नहीं है, ये प्रथाओं के त्याग की बात करता है। यानी जो सिस्टमिक इश्यूज हैं। हाँ, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज या वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन। संविधान नागरिकों से एक्सपेक्ट करता है कि वो इन चीजों को एक्टिवली खत्म करें। ये सच में बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच है। और ऐसी ही प्रोग्रेसिव अप्रोच छठी ड्यूटी में दिखती है, जो हमारे कॉम्पोजिट कल्चर यानी साझी संस्कृति की वैल्यू को समझने और बचाने की बात करती है। हमारा देश किसी एक रंग या पहचान से नहीं चलता। हर कल्चर ने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया दिया है। बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा प्रकृति और सोच की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें 7वीं और 8वीं ड्यूटी आती हैं। आज के वक्त में ये दोनों सबसे ज्यादा रेलेवेंट हैं। 7वीं ड्यूटी कहती है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, जिसमें स्पेसिफिकली फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना शामिल है। यहाँ एक बहुत बड़ा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दिखता है। एक तरफ डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज हैं और दूसरी तरफ फॉरेस्ट और लेक्स हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइवलीहुड है और इस 7वीं ड्यूटी के बीच टकराव होता है। हाँ, और कोर्ट्स ने कई बार इस ड्यूटी का हवाला देकर डिफॉरेस्टेशन या माइनिंग पर रोक लगाई है। इससे पता चलता है कि ये ड्यूटी सिर्फ पेपर पर नहीं है, इसका रियल इम्पैक्ट है। ट्रू। अब आते हैं 8वीं ड्यूटी पर। मुझे लगता है ये 8वीं ड्यूटी मॉडर्न इंडिया के लिए सबसे जरूरी है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म और इंक्वायरी और रिफॉर्म की स्पिरिट रखना। साइंटिफिक टेम्पर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर ग्राउंड पर लागू करना उतना ही मुश्किल। इंडिया जहां इतनी सारी परंपराएं और अंधविश्वास हैं, वहां इसका असल मतलब क्या निकलता है? वही ना। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी सारी ट्रेडिशंस को छोड़ दें? नहीं, ट्रेडिशंस को छोड़ना इसका मकसद नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड फेथ से बचकर लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग अपनाना, हर विचार को लॉजिक की कसौटी पर परखना,
अगर समाज में कोई ऐसी परंपरा है जो नुकसान पहुंचा रही है तो उस पर सवाल उठाना। यानी दिमाग को खुला रखना। आज के दौर में जब व्हाट्सएप और इंटरनेट पर ढेर सारी फेक न्यूज आती हैं, बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लेना इस 8वीं ड्यूटी का ही वायलेशन है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया। अब आखिरी थीम की तरफ बढ़ते हैं, संपत्ति और उत्कृष्टता यानी प्रॉपर्टी और एक्सीलेंस। 9वीं ड्यूटी है पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और वायलेंस से दूर रहना। ये तो सीधे सीधे हमारी डेली न्यूज से जुड़ा है। हमारे पास प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब लोग गुस्से में बस तोड़ते हैं या रेलवे स्टेशन को आग लगा देते हैं तो वो सीधा इस 9वीं ड्यूटी को तोड़ रहे होते हैं। ये राइट्स और ड्यूटीज के क्लैश का सबसे आम उदाहरण है। प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है, पर उसके आधार पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जो आम जनता के टैक्स से ही बनी है, वो डेमोक्रेसी को वीक करता है। आपको वायलेंस से दूर रहना ही होगा। सही है। और 10वीं ड्यूटी जो है वो एक्सेलेंस की तरफ बढ़ने की बात करती है। स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें बेहतर बनने की कोशिश करें ताकि देश भी आपके साथ आगे बढ़े। ये इंडिविजुअल ग्रोथ को नेशनल ग्रोथ के साथ कनेक्ट कर देती है। अगर हर नागरिक अपने लेवल पर अपना बेस्ट देगा तो देश खुद ब खुद आगे जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गई वो 10 ड्यूटीज जो 1976 में आई थीं। पर हमने शुरू में बात की थी कि मैथमेटिक्स के हिसाब से टोटल 11 ड्यूटीज हैं। तो ये 11वीं ड्यूटी क्या है और ये कब आई पिक्चर में? ये 11वीं ड्यूटी साल 2002 में जोड़ी गई थी। इसे 86th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया। ये ड्यूटी सीधे तौर पर एजुकेशन से जुड़ी है। अच्छा। इसमें यह तय किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना हर पेरेंट या गार्डियन की प्राइमरी ड्यूटी है। ओह, यानी 2002 का वो टाइम जब आर्टिकल 21A के तहत एजुकेशन को बच्चों का फंडामेंटल राइट बनाया गया था, ये उसी का दूसरा हिस्सा है। एग्जैक्टली। देखिए, एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी तय हुई कि वो फ्री एजुकेशन देगी, लेकिन अगर स्कूल खुल जाए और पेरेंट्स बच्चों को भेजे ही ना, तो फायदा क्या? इसलिए आर्टिकल 51A में ये 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई ताकि पेरेंट्स भी अपना फर्ज निभाएं। ये राइट्स और ड्यूटीज के एक साथ मिलकर काम करने का सबसे बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब इस पूरे टॉपिक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट पर आते हैं। जो सोर्सेज हम पढ़ रहे थे उनमें एक टर्म बार बार आया है, नॉन जस्टिशिएबल। हाँ, ये एक क्रिटिकल लीगल कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? यानी इन ड्यूटीज को कोर्ट में डायरेक्टली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अगर मैं साइंटिफिक टेम्पर नहीं अपनाता तो कोई मुझे कोर्ट नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही समझे आप। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ही यही है कि इनका पालन ना करने पर कोई कोर्ट डायरेक्टली सजा नहीं सुना सकती। तो फिर यहाँ एक ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर कोई दंडन नहीं है, सजा नहीं मिल सकती, तो ये ड्यूटीज संविधान में लिखी ही क्यों है? क्या इनका कोई एक्चुअल पावर नहीं है? ऐसा नहीं है कि इनका कोई पावर नहीं है। यहीं से डेमोक्रेसी का एक डेलिकेट बैलेंस बनता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजंस में ये क्लियरली कहा है कि जब भी किसी नए कानून को चेक किया जाएगा तो आर्टिकल 51A को एक गाइड की तरह देखा जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी स्पेसिफिक ड्यूटी को लागू करने के लिए एक अलग से सख्त कानून बना सकती है। जैसे अगर पहली ड्यूटी नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मान की बात करती है तो उसके लिए हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट है जिसमें सजा मिलती है। एग्जैक्टली। या जैसे एनवायरनमेंट वाली ड्यूटी के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। यानी जब जरूरत होती है तो सरकार एक लॉ बनाकर उन ड्यूटीज को लीगली बाइंडिंग कर देती है। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज मिलकर ही डेमोक्रेसी का बैलेंस बनाते हैं। सिर्फ अधिकार मांगना काफी नहीं है। सोसाइटी तभी हेल्दी होगी जब हम अपना फर्ज भी समझेंगे। ये बहुत ही डीप थॉट है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर मैं समराइज करूं तो ये क्लियर है कि आर्टिकल 51A और ये 11 ड्यूटीज सिर्फ यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने वालों के रटने के लिए नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो इस देश का हिस्सा है। हम सबको सिर्फ राइट्स मांगने वाला नहीं बल्कि ड्यूटी निभाने वाला नागरिक बनने की जरूरत है। हाँ, और आज की इस चर्चा के अंत में मैं एक नया सवाल रखना चाहती हूँ। एक ऐसी चीज जो इन सोर्सेज में डायरेक्ट नहीं है पर सोचने पर मजबूर करती है। जरूर, बताइए। जैसा कि हमने अभी देखा, साल 2002 में बदलते वक्त के साथ एजुकेशन को 11वीं ड्यूटी बनाया गया। तो सोचिए, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के इतने तेजी से बदलते दौर में जी रहे हैं, तो क्या अब वक्त आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक 12वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाए? 12वीं ड्यूटी किस बारे में? एक डिजिटल ड्यूटी।
एक ऐसी ड्यूटी जो इंटरनेट पर फेक न्यूज़ फैलाने से रोकने या ऑनलाइन एक दूसरे की डिग्निटी बनाए रखने से जुड़ी हो। साइबर स्पेस में हमारी डिजिटल जिम्मेदारी क्या है? क्या इसे संविधान का हिस्सा नहीं होना चाहिए? वाह, ये एक सच में बहुत ही पावरफुल आइडिया है। डिजिटल स्पेस में अधिकार सब मांगते हैं, पर ड्यूटी के बारे में कोई नहीं सोचता। तो जो लोग आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े थे, वो खुद इस पर विचार करें कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उनकी डिजिटल ड्यूटी क्या